गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जब वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था, ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से उस पर आधारित है। अब बात करें कि वैश्वीकरण क्या है और इस नीति को कब अपनाया गया था, तो देखिएगा 1991 में देश के आर्थिक विकास के लिए नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। नई आर्थिक नीति में 3 चीजों पर फोकस किया गया था। एलपीजी, यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो उसमें जान लिया होगा कि एल से लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इस नई नीति में ये 3 नीतियां क्या शामिल थी इसके अंदर। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण इसमें शामिल था नई आर्थिक नीति में। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण इसमें शामिल था। और तीसरा आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन, जो कि वैश्वीकरण, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ये 3 नीतियां शामिल की गई थी नई आर्थिक नीति के अंदर। 3 चीजों पर फोकस किया गया था। तो वैश्वीकरण के बारे में ज्यादातर इस चैप्टर में बात की गई है। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पुट किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज के विश्व में उपभोक्ताओं के पास वस्तुओं और सेवाओं के कैसे विकल्प हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि विश्व में उपभोक्ता के पास, यानी कि अगर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता हैं। वस्तुएं खरीदे हम या फिर कोई सेवा लेना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज खरीदने गए हमें एक ही तरह की चीज मिलेगी। तो अगर एक ही प्रकार की चीज मिलेगी तो वो तो हो गया हमारे लिए सीमित ऑप्शन है। लेकिन कई तरीके की चीजें हैं, हमारे हाथ से बनी हुई चीजें भी हैं, फैक्ट्री में बनी हुई चीजें भी हैं, देश की और विदेश की भी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा विस्तृत। आज के समय में विश्व में उपभोक्ताओं के पास वस्तुओं के लिए भी और सेवाओं के लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं, तो हमारा आंसर होगा विस्तृत। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन की क्या विशेषता थी। 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 से लेकर के सन 2000 तक। और क्वेश्चन में बात करें मध्य, यानी कि 1950 के आसपास उत्पादन की क्या विशेषता थी। उत्पादन उस समय पर एक देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था कि अगर हमारे किस देश में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसकी बिक्री भी वहीं तक सीमित हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम 1950 से आगे बढ़े, आज 21वीं सदी चल रही है और अब तो कोई भी देश सीमित नहीं है। हमारी मार्केट में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विदेशों की हमें मिल जाती हैं। तो हमारा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन की विशेषता तो ये थी कि एक देश की सीमा के अंदर ही वो सीमित होती थी। लेकिन यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि वर्तमान समय में उत्पादन की क्या विशेषता है, तो फिर हमारा आंसर होगा कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में फैली हुई है। बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब कई, राष्ट्र मतलब देशों में, कई देशों में जो कंपनियां हैं वो किस स्थान पर अपने उद्योग स्थापित करती हैं। ये कंपनियां हमेशा ये देखती हैं ऐसी जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाएंगी जो बाजार के नजदीक हो और कम कीमत पर इनको श्रमिक मिल जाए। सेकंड ऑप्शन भी सही है। और तीसरा ये देखती हैं कि ऐसे देश में ये अपने उद्योग लगाएंगी जहां की सरकारी नीति उनके अनुकूल हो, यानी कि टैक्स कम हो या फिर परमिशन गवर्नमेंट से जो लेनी पड़े वो आसानी से मिल जाए। तो ये नीतियां भी देखी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता क्या है। देखिएगा, मल्टीनेशनल कंपनी जब भी निवेश करती है वो सोचती है कि नई कंपनी स्थापित करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्यों ना
पहले से जो कंपनियां बनी हुई हैं उनमें या तो शेयर खरीद ले या फिर उस कंपनी पूरी कंपनी को ही खरीद लिया जाए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमेशा जो आम रास्ता चुनती हैं वो चुनती हैं स्थानीय कंपनियों को खरीदना। देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता, रास्ता तो ये भी है कि नई कंपनी स्थापित करती है, वितरण प्रणाली को मजबूत बनाती है, लेकिन आम रास्ता यानी कि नॉर्मली जो रास्ता अपनाती है वो अपनाती है स्थानीय कंपनियों को खरीदने का। फोर्ड मोटर्स किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर्स ये गाड़ियों की कंपनी है जो कि अमेरिका की है। फोर्ड मोटर्स कंपनी का विश्व के कितने देशों में प्रसार है? ये कंपनी 26 देशों में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व व्यापार संगठन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिएगा पहली बात तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछा गया है। देखिएगा अभी पीछे हमने बात की थी कि पहले सभी देश अपने तक सीमित थे, लेकिन जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनियां आई, एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार, कई देशों में अपनी कंपनी स्थापित करनी शुरू कर दी, तो पूरे वर्ल्ड में व्यापार करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जो व्यापार के नियम डिसाइड करे और अगर किसी कंपनी को कुछ लोन चाहे तो वो लोन भी दे दे। तो इस तरीके से इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WTO कहते हैं, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। पहले इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण, बिल्कुल सही बात है। अमीर देशों के व्यापार को बढ़ावा देना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरीब देशों को बढ़ावा देना ऐसा भी नहीं है। दोहरे व्यापार को बढ़ावा देना, ये तीनों ही पॉइंट नेगेटिव हैं, तो ये तो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? यानी कि पुराने समय में दो देश आपस में किस लिए जुड़े हुए थे? आना जाना था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो एक ही चीज थी, व्यापार। आपको भी जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे, तो अतीत में दो देशों को अगर जोड़ने का काम होता था तो व्यापार के माध्यम से होता था। और अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या है? मुख्य माध्यम वैश्वीकरण है कि हम अपने संचार के साधनों का, शिक्षा, व्यापार कहें या फिर बिजनेस कहें या घूमने के लिए एक देश दूसरे देशों के साथ जो भी संबंध स्थापित करता है वही वैश्वीकरण है। तो मुख्य माध्यम तो वैश्वीकरण है, वैसे माध्यम उदारीकरण भी है और निजीकरण भी है। यहाँ मुख्य पूछा गया है इसलिए हमारा आंसर होगा वैश्वीकरण। अगर मुख्य शब्द यहाँ पर ना होता और क्वेश्चन होता कि वर्तमान समय में देशों को जोड़ने वाला माध्यम कौन सा है, तो हम उदारीकरण भी कहते, निजीकरण, वैश्वीकरण, तब हमारा आंसर होता उपरोक्त सभी। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? जब मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ वो शहर के धनी लोगों को हुआ। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के आने से जो लोकल ब्रांड थे, लोकल चीजें थी, जो मजदूरों के काम का साधन थी या किसानों को जो काम मिल रहा था, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बड़ी कंपनियों के आने से। तो फायदा सिर्फ धनी लोगों को होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रौद्योगिकी का रूप क्या है? देखिएगा पहले ये पता होना चाहिए संचार प्रौद्योगिकी क्या है। संचार यानी कि सूचना अगर हमें पहुंचानी है किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो वो किस किस माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं? इंटरनेट सूचना पहुंचाई जाती है, ई बैंकिंग से पहुंचाई जाती है, ईमेल की जाती है, ये तीनों ही हमारे संचार प्रौद्योगिकी के रूप हैं। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक क्या है? किस वजह से वैश्वीकरण संभव हो पाया?
उदार नीतियां सरकार द्वारा अपनाई गई, निजीकरण किया गया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को अपनाया गया। तो तीनों ही चीजें इसमें शामिल रहेंगी, तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंध यानी कि कोई भी बैरियर है, सरकार उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सरकार किसी भी तरह का बैरियर ना लगाए, अवरोध ना लगाए, प्रतिबंध ना लगाए, उन सबको हटा दे, तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा उदारीकरण। क्योंकि निजीकरण तो होता है प्राइवेट हाथों में दे देना, वैश्वीकरण होता है कई देशों में उस चीज को फैला देना, सरकारीकरण सरकार के हाथों में होना, तो प्रतिबंध हटा देना ये आएगा हमारा उदारीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 26 जून 2014 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वही अभी हम पीछे बात की थी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य देश कितने हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 2014 के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर होगा 160। 160 सदस्य थे, लेकिन उसके बाद बढ़े हैं कुछ सदस्य, और हम वर्तमान की अगर बात करें 2020 में इसके सदस्य देश कितने हैं, तो ये सदस्य देश हो गए हैं अब 164। तो क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रखें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वर्तमान की पूछा जाए तो हमारा आंसर 164 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 164 का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और 2014 की पूछी गई है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 160। 160 सदस्य देश थे विश्व व्यापार संगठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से किस वर्ग को नुकसान हुआ है? अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि वैश्वीकरण से फायदा हुआ है धनी लोगों को और नुकसान हुआ है छोटे उत्पादक को, तो हमारा आंसर होगा छोटे उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का कौन सा तत्व है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विदेशी निवेश यानी कि विदेशों में पैसा लगाना, विदेश व्यापार विदेशों के साथ व्यापार करना, आयात किया जाए या निर्यात किया जाए, तो वैश्वीकरण में दोनों ही चीजें होती हैं, विदेशी निवेश भी होता है और विदेशी व्यापार भी होता है, तो हमारा आंसर होगा ए और बी ऑप्शन, दोनों ही इसमें शामिल हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण किस वर्ग के लिए अवसरों का सृजन करता है? अभी हम पीछे हमने बात की वैश्वीकरण से फायदा हुआ धनी लोगों को, नुकसान हुआ छोटे लेबर को, छोटे उत्पादक को, लेकिन न्याय संगत उसी को कहा जाएगा जब ना ज्यादा फायदा और ना ही किसी को नुकसान हो। तो इसमें न्याय संगत वैश्वीकरण में धनी उपभोक्ता भी आ जाएंगे, कुशल शिक्षित और धनी उत्पादक भी आ जाएंगे, छोटे उत्पादक और श्रमिक भी इसमें शामिल होंगे, तो फिर हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है? देखिएगा भारतीय कंपनी नहीं है ये पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी भारत की है। इसमें जो ऑप्शन है हम ये देखते हैं पहले कि कौन सी कंपनी का हमने नाम सुना हुआ है। देखो टाटा बिरला का कंपनी है, टाटा मोटर्स, ये भारत की कंपनी है बिल्कुल, जो कि जमशेदपुर टाटा में पहली कंपनी लगाई गई थी। सुंदरम फास्टनर्स, ये कंपनी टीवीएस का एक भाग है, पार्ट है टीवीएस का, और ये कंपनी चेन्नई की कंपनी है, तो ये भी भारत में है। इन्फोसिस कंपनी, ये एक आईटी कंपनी है, ये भी इंडिया में है। इन्फोसिस कंपनी बेंगलोर में है, तो बेंगलोर भी भारत में है। ये नाम जो कारगिल नजर आ रहा है, कारगिल शब्द सुना है, जम्मू कश्मीर में हमारे भारत का हिस्सा है कारगिल, लेकिन नाम पर मत जाएं। कारगिल फूड्स जो है ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सी कंपनी भारतीय नहीं है, तो कारगिल फूड्स ये भारत की कंपनी नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि इन्फोसिस भारत की कंपनी है, टाटा मोटर्स भी इंडिया है, और सुंदरम फास्टनर्स ये भी इंडिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत 20 वर्षों में यानी कि हाल वर्तमान के 20 सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत में
निवेश किया है उसमें कमी आई है या वृद्धि हुई है। तो अब फिलहाल आप देख ही पा रहे हैं बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है भारत में आप अपने प्लांट लगा रही हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर वृद्धि हो रही है विदेशी निवेश की। लास्ट क्वेश्चन है, आयात पर कर किसका उदाहरण है? अगर हम आयात पर टैक्स लगा दिया जाता है तो वो व्यापार के लिए अवरोध कहा जाता है कि इससे व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलता बल्कि उसके लिए रुकावट आती है, तो इसको बोला जाएगा व्यापार अवरोधक। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन वहीं पर आकर के खत्म हुआ है जहां से हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था। आयात पर टैक्स व्यापार अवरोधक का एग्जाम्पल है, लेकिन साथ में तीन ऑप्शन जो दे रखे हैं उन पर देखा जाए, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमने शुरुआत की थी कि 1991 में इनके ऊपर नई आर्थिक नीति बेस थी। हमारी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, तीन चीजें शामिल थी नई आर्थिक नीति में, और नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।